मोर एक्सपेंसेस, बट बिफोर दैट हम क्या बात करेंगे कि जब हमें फार्मिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल. आपके जो फार्म की बेसिकली लैंड की जो मिट्टी होती है हमें उसे प्लग करना पड़ता है, बिकॉज जब हम बहुत दिनों तक फार्मिंग नहीं करते तो वो मिट्टी जो है वो बहुत टाइट हो जाती है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लग करना पड़ता है, या तो बुलक कार्ट्स की हेल्प से या फिर आजकल तो हम ट्रैक्टर की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद सोइंग द सीड्स. सोइंग ऑफ सीड्स इज बेसिकली जब आप बीजों को बेसिकली क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बीजों को लेते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो चाहे आप मार्केट से ले रहे हो, उसके बाद उस बीजों को पानी में रखा जाता है थोड़े टाइम के लिए. फिर उस टाइम पे वो बेसिकली क्यों किया जाता है कि क्या आपके वो बीज जो अच्छे हैं या फिर ख़राब है. तो जो ऊपर फ्लोट करते हैं वो ख़राब सीड्स होते हैं और जो नीचे आपके पानी में बैठ जाते हैं वो अच्छे सीड्स होते हैं. उसके बाद इन बीजों को बेसिकली बोया जाता है लैंड के अंदर. उसके बाद मैन्योरिंग की जाती है एंड आफ्टर दैट इन चीज़ों को पानी दिया जाता है, बिकॉज इरिगेशन इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और वो हमने देखा था कि मॉडर्न सिस्टम में जो हसमुख भाई थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैनाल सिस्टम का बेसिकली यूज़ किया था इरिगेशन के लिए और उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर भी लगाया था. आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग. जब आपकी खेती हो जाए, जब आपकी फार्मिंग हो जाए तो उसके बाद आप कटाई करते हो, उस क्रॉप को काटते हो और उसके बाद स्टोरेज क्योंकि आपने बेसिकली एक बहुत ही बड़े लैंड पे क्या किया है, फार्मिंग की है, तो उस इतना सामान आपके पास होता है कि आपको एकदम से तो वो नहीं बिकेगा, तो उस पर्पज़ के लिए आपको पहले उसे स्टोर करना पड़ता है कहीं पर. नाउ more and more expenses. The next 20 years saw even more changes. अब अगले आने वाले 20 साल में और चेंजेस हुए. लाइक विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वॉज नो काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज अ फर्टिलाइजर्स. अब हम अगर पहली बात करें तो दामजी भाई जो थे उनके पास काउज भी थे और बफेलोज भी थे, तो वो उनका जो गोबर होता था, काउ डंग होता था, वो उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे. तो वो एक फ्री का फर्टिलाइज़र हो जाता था और उनकी जो सब्जियां होती थी या जो उनका वीट वगैरह बाजरा जो भी वो बोते थे वो अच्छे से फ्लरिश करता था. मगर क्योंकि आजकल तो हमने ट्रैक्टर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अब ना तो ज़्यादा काव है ना ही बफेलो है, तो इसका मतलब काव डंग भी नहीं होगा. और काव डंग नहीं है तो हम उसे एज अ फर्टिलाइज़र भी खेतों में यूज़ नहीं कर सकते. हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र. अब उनके पास क्योंकि काव डंग नहीं है तो हसमुख को क्या करना पड़ता था, उसको बहुत ही महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स को लाना पड़ता था. द न्यू काइंड ऑफ अ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप वर ईजली अफेक्टेड बाय द हार्मफुल इंसेक्ट्स. और ये जो बीज जो है ये शॉप से जो बीज लाए जाते थे, सीड्स लाए जाते थे हसमुख के द्वारा, वो सीड्स भी बहुत ज़्यादा नाजुक थे एंड उनको इस तरीके से प्रिपेयर थे वो कि बेसिकली ज़रा सा कीड़ा लगता था और वो सीड खराब हो जाते थे. एंड मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रे ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे. अब उस चीज़ के लिए मतलब इंसेक्ट इससे दूर रहे बेसिकली इन सीड से, उसके लिए अब यहाँ पर सेकेंड खर्चा क्या हो गया था कि वहाँ पर स्प्रे किया जाता था, कुछ तरह की मेडिसिन्स को स्प्रे किया जाता था. जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या किया जा रहा है, ये क्रॉप्स के ऊपर बेसिकली स्प्रे किया जा रहा है ताकि इनके कीड़े ना लगे. ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर. और जो मेडिसिन उनके ऊपर स्प्रे की जाती थी उनकी बहुत ही गंदी स्मेल होती थी और वो बहुत महंगे आते थे. द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर अ न्यू क्रॉप. अब जब आप नई नई खेती करते हो, कोई नई नई सीड जो है आप बहुत ही लार्ज एरिया में बोते हो, तो उसमें जो कैनाल सिस्टम से पानी आता था, कैनाल वाटर आता था, वो पूरा नहीं पड़ता था. तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता था, सारे फार्मर्स ने पंप्स लगाने स्टार्ट किए टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ डीप अंडर ग्राउंड द वाटर. सो बेसिकली व्हाट दे डिड कि उन्होंने ज़मीन के नीचे से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनकी फील्ड को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा था. नाउ टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक. अब इतना सारा काम हो गया, लाइक उन्हें फर्टिलाइजर्स को बाय करना पड़ा, उन्हें सीड्स को बाय करना पड़ा, मेडिसिन्स भी लानी पड़ी, फिर उन्हें पंप भी लगाना पड़ा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी था. तो इतने सारे खर्चे को देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें लोन लेना पड़ा, बैंक से लोन लेना पड़ा. लोन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी से एक बैंक से आप उधार लेते हो कि आप ये उधार जो है कुछ टाइम में वापस कर दोगे, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, मतलब आपने जितना पैसा लिया है आपको उससे ज़्यादा पैसा वापस करना होता था. नाउ
Whatever little profit was made was used to repay the loan. अब जितना प्रॉफिट उस फार्मिंग से आ रहा था तो हसमुख भाई को कुछ खास यहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उसको लोन भी पे करना पड़ रहा था. बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉफिट. एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइस वर नॉट एज हाई एज बिफोर. और जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी काफ़ी कम था क्योंकि अब हुआ क्या कि सब लोगों ने कॉटन को बोना स्टार्ट कर दिया. अब कॉटन की फार्मिंग स्टार्ट हो गई, इसका मतलब कॉटन जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो गया. और जितना सामान जो है वो ज़्यादा होता है उसका प्राइस उतना ही कम हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्क में मिलता है. वाइल हुआ क्या, अब कॉटन उतना महंगा नहीं बिकता था जितना कि वो हुआ करता था. द सोइल इटसेल्फ हैज़ नो लॉन्गर द सेम. और जो वो मिट्टी थी वो भी एक ही तरह का क्रॉप, एक ही तरह का बीज बो कर क्या हो गई थी, खराब हो गई थी. उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं रहा था, वो उतनी रिच नहीं रही थी और उसका भी जो क्वालिटी था आपकी मिट्टी का वो भी खराब हो गया था. ग्रोइंग द सेम क्रॉप over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. और क्योंकि उस जगह पर बार बार एक ही तरह के बीज बार बार बोए जा रहे थे और बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा था जिसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई और अब वहाँ की सॉइल इतनी बेकार हो गई है कि अब तो वहाँ कुछ भी बुआ नहीं सकते, मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से बूती नहीं है. Now it was became difficult to earn a living by a farming alone. और ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि खाली हम खेती के सहारे ही अपना घर चला पाए. हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स. अब हसमुख भी टाइम के साथ बदल गया. ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. और अब वो हमेशा चिंता में रहने लगा और गुस्से में रहने लगा. ही इज़ एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग. और जो हसमुख का बेटा था परेश, वो क्योंकि एक पढ़ा लिखा लड़का हो गया था, एजुकेटेड था, तो वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था, वो खेती नहीं करना चाहता था. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. तो उसने ट्रक ड्राइविंग की जो जॉब है वो ले ली. नाउ आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रिपेड. क्योंकि आखिरकार बैंक का लोन तो उतारना था ही, अब उसको हसमुख उतारे या फिर परेश उतारे. नाउ ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज. और परेश जो है काफ़ी दिनों तक घर नहीं आता था. एंड एट टाइम्स ही इज़ अवे फ्रॉम अ वीक. और कई बार तो वह कई हफ्तों तक दूर रहता था अपने घर से. 2 days बैक व्हेन ही केम होम परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग. तो 2 दिन पहले जब परेश अपने घर आया तो परेश कुछ ढूंढने लगा. बा ही आस्क हिज मदर. तो उसने अपनी मम्मी से पूछा वेयर इज़ दादाजी वुडन सीड बॉक्स, कि दादाजी का लकड़ी का बॉक्स कहाँ है जिसमें कि बीज थे. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू. इट विल बी यूज टू कीप द स्क्रू एंड टूल फॉर द ट्रक. तो उसने बोला कि वो जो वुडन बॉक्स था दादाजी का, मैं उसमें से सीड्स निकाल दूंगा और उसमें अपने जो ट्रक ड्राइवर था बिकॉज, तो उसमें जितना भी अपना सामान है वो सारा मैं उसके अंदर रख दूंगा, जितने भी टूल्स वगैरह जो औजार होते हैं मैं उस बॉक्स में रख लूँगा और वो सेफ रहेगी. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी. तो क्या अब आपको समझ में आया कि जो बाजरे का सीड था वो अपनी स्टोरी क्यों कह रहा था? बिकॉज उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी. अब आप देखिए परेश ने क्या बोला. बेसिकली ही सेड कि मैं उन सीड्स को फेंक दूंगा ताकि मैं अपने टूल्स रख सकूं. सो दैट मीन्स बाजरे का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा. What can happen to a हसमुख फार्म आफ्टर सम ईयर्स. तो कुछ साल बाद हसमुख के फार्मिंग को क्या हुआ. हसमुख फार्म विल लूज फर्टिलिटी आफ्टर सम ईयर बिकॉज हसमुख इज यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स. हसमुख की जो फार्मिंग थी बेसिकली उसने अपनी फर्टिलिटी, अपनी उपजाऊपना जो है वो ख़राब कर लिया बिकॉज वहाँ पर एक ही तरह का क्रॉप ओवर ईयर बू रहा था. बट उसके साथ साथ क्या हो रहा था, हसमुख जो है बहुत तरह के मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी खो दी थी और वहाँ पर अब फार्मिंग करना इतना अच्छा नहीं था. नाउ दामजी भाई son Hasmukh chose to become a farmer like his father. Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? तो दामजी भाई के जो बेटे थे हसमुख, उन्होंने फार्मर बनना
बनने का सोचा, बट जो हसमुख के बेसिकली सन थे जिसका नाम था परेश, वो फार्मर ना बन के वो ट्रक ड्राइवर बना। तो आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? परेश कुड सी दैट हिज फादर वॉज रनिंग इनटू अ लॉस। तो परेश ने देखा था कि उनका जो फादर है हसमुख है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस था, उसको फार्मिंग में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फार्मिंग हैड बिकम अ कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी विद अ लिटिल प्रॉफिट। और ये एक फार्मिंग जो है ये एक ऐसा व्यवसाय हो गया है जिसमें कि कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता फार्मर्स को। एंड परेश वुड हैव डिसाइडेड टू स्विच टू अ न्यू ऑक्यूपेशन। और परेश ने ये भी देखा था कि उसके जो फादर थे बेसिकली उसके ऊपर काफ़ी लोन भी आ गया है और जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंस रहने लगे थे। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं एक नया ऑक्यूपेशन, नए जॉब की तरफ देखता हूँ, बिकॉज उसमें उसको प्रॉफिट था, बिकॉज ट्रक ड्राइविंग में वो ट्रक चला रहा था, उसको पैसे मिल रहे थे, वाइल फार्मिंग में उसके ऊपर कर्जा हो गया था और उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। द सीड्स वर नॉट श्योर दैट वॉट हसमुख वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज रियली प्रोग्रेस। तो अब सीड्स बोल रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि जो प्रोग्रेस कह रहा था, हसमुख ने बोला था प्रोग्रेस की जो बात की थी, तो आपको क्या लगता है? सो I think new method of agriculture tend to over exploit the soil। कि मुझे लगता है कि जो आपने इतना ज़्यादा यूज़ किया है सॉइल का, उसने क्या किया, उस सॉइल की क्वालिटी और बाकी के रिसोर्सेज को ख़राब कर दिया। दिस लीड टू लूज अ फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल विच में रिजल्ट इन अ लैंड बिकमिंग बैरन। और उसके वजह से जो आपकी सॉइल है उसने अपनी फर्टिलिटी खो दी और वो जो लैंड था बेसिकली हसमुख का वो बंजर हो गया। अ मशीन कैन डू द वर्क फॉर अ मैनी पीपल विच लीव्स मैनी पीपल जॉबलेस। और मशीन्स ने क्या किया, मशीन्स इतना ज़्यादा काम कर लेती थी कि वहाँ पर फार्मिंग के टाइम पे जो लोग काम करते थे उन लोगों को भी अब वो भी एक तरीके से जॉबलेस हो गए, उनके पास भी कोई काम नहीं था। टू मच इरीगेशन डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर। और क्योंकि इतना ज़्यादा इरीगेशन मतलब पानी निकाला जा रहा था जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर था उसका पानी भी कम हो गया। एंड दस लीव्स अ लिटिल वाटर फॉर अ फ्यूचर। और इसका मतलब जितना ज़्यादा आप ज़मीन में से पानी निकाल लोगे इतना ही कमी हो जाएगी और आगे वाली जनरेशन को पानी मिलेगा ही नहीं। अपेरेंटली इट लुक लाइक प्रोग्रेस। तो ये एक तरीके से लगता तो है कि प्रोग्रेस हो रही है, बट इट इज़ नॉट द रियल प्रोग्रेस। बट ये एक्चुअल में प्रोग्रेस तो नहीं है। प्रोग्रेस एक्चुअल में लग रहा था, वो एक्चुअल में प्रोग्रेस नहीं था, बिकॉज प्रोग्रेस हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें सबका बेनिफिट होता है। मगर यहाँ पर हुआ क्या, हसमुख के ऊपर लोन आ गया, बच्चों ने अपना फार्मिंग छोड़ के किसी और ऑक्यूपेशन में चला गया, जो वहाँ का सॉइल था वो ख़राब हो गया और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो प्रोग्रेस नहीं थी ये एक तरीके से। आफ्टर दैट हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया। तो क्या आपके एरिया में कोई चेंजेस हुए हैं विच में बी डिफ़िकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिसको हम प्रोग्रेस नहीं कह सकते? व्हाट चेंजेस आर दीज, और अगर चेंजेस हुए हैं तो वो क्या है? एंड व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैट, और आप क्या सोचते हो उनके बारे में? सो येस, देयर आर मैनी चेंजेस विच मे नॉट बी कॉल्ड अ प्रोग्रेस इन द रियल सेंस। तो यहाँ पर ऐसी बहुत प्रोग्रेस होती है जो कि एक्चुअल में प्रोग्रेस लगती नहीं है। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन अ रोड। जैसे कि आजकल हम अगर रोड्स पर देखें तो इतने सारे वाहन होते हैं, इतने सारे व्हीकल्स होते हैं, बट क्या ये प्रोग्रेस है? मोर व्हीकल्स मेड ट्रेवलिंग ईजियर। अब जितने ज़्यादा हमारे पास व्हीकल्स हैं हम उतने आसानी से जो है सफ़र तय कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जितना ज़्यादा व्हीकल्स है उतना ही ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमें बहुत तरह के रेस्पिरेशन से, सांस लेने से प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। उसी तरीके से बहुत सारी मशीन्स इन्वेंशन हुआ है, बट उन सारी मशीन्स के आ जाने पर जो लोग काम किया करते थे वो जॉबलेस हो गए, वो लोग तो कमाए ही नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्हें पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है, उन्हें पैसे नहीं मिलते। सो वी कैन से अगर एक जगह हमें लगता है कि हाँ ये प्रोग्रेस हो रही है, बट उसके इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट मतलब उसके बैड इम्पैक्ट क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ मेजर कंसर्न। Read the report from the newspaper and discussed it। तो ये जो रिपोर्ट है दिस इज़ फॉर अ ट्यूसडे की है, 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश। Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back
देयर लोन्स। तो जो फार्मर्स थे आंध्र प्रदेश के, उनको एक्चुअल में जेल में डाल दिया गया जब वो अपना लोन जो है वो चुका नहीं पाए। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन अ फार्मिंग, और उन्हें अपनी फार्मिंग में बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा। वन ऑफ दीज फार्मर, तो इनमें से एक फार्मर था जिसका नाम था नलप्पा रेड्डी, हैड टेकन अ बैंक लोन ऑफ 24,000। तो जो नलप्पा रेड्डी है, इन्होंने बैंक से लोन लिया था 24,000 का, मतलब 24,000 का लोन लिया था। टू रुपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम द प्राइवेट मनी लेंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उस लोन को चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और लोन लिया एक प्राइवेट मनी लेंडर से, मतलब जो प्राइवेट होते हैं, जो पैसा देते हैं बेसिकली, तो उन्होंने वहाँ से बहुत ही हाई इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा उन्हें, इट्स लाइक दैट कि अगर उन्होंने 24,000 लिया है तो उन्हें 34,000, मतलब 24,000 के बजाय उन्हें 34,000 जो है वो रिपे करने होंगे, वापस देने होंगे। सो even after repaying 34,000, Reddy could not repay the entire loan। और उसने 34,000 पैसे जो रुपए है वो एक्चुअल में रिपे कर दिए थे, वापस दे दिए थे, मगर फिर भी वो अपना पूरा लोन जो है वो चुका नहीं पाया। रेडी सेज द बैंक सेंड्स फार्मर टू अ जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स। तो उसने एक्चुअल में बोला कि जो बैंक है वो क्या करता है, वो अगर कोई भी इंसान जो है वो लोन नहीं चुका पाता तो वो उन फार्मर्स को जेल में भेज देता है। बट व्हाट अबाउट बिग बिजनेसमैन्स, मगर जो ये इतने बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन होते हैं उनका क्या है, दे टेक लोन्स ऑफ अ करोड़ ऑफ अ रुपी, कि हम तो सिर्फ हज़ारों में पैसे लेते हैं, वो लोग तो इतने करोड़ों का बिल लेते हैं, लोन लेते हैं। एंड नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी, और कुछ भी नहीं होता अगर वो पैसा वापस भी ना करे। So, Nalappa Reddy's story is shared by 1,000 of farmers in India who are suffering huge losses। तो ये नलप्पा रेड्डी की जो स्टोरी है ये शेयर की गई बहुत सारे फार्मर्स के द्वारा इंडिया में, जिन्हें की लॉस हुआ था, मतलब जिन्हें की अपने खेती से इतना मुनाफा नहीं हुआ और उसकी वजह से वो लोन चुका नहीं पाए। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide। और इसके वजह से इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी उस टाइम पर कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो एक्चुअल में अपना लोन नहीं चुका पा रहे थे और उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और उन्हें मजबूरन सुसाइड करना पड़ा, अपने आप को ख़त्म करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर, अगर हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखें सो 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड। तो आप देख सकते हो 1,50,000, 1,50,000 फार्मर्स हैड डाइड लाइक दिस। इसी तरीके से वो लोग मर गए 1997 से लेकर 2005 में। एंड दिस नंबर मे बी वेरी मच हायर। और आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी संख्या है, मतलब 1,50,000 फार्मर जस्ट बिकॉज ऑफ अ लोन दे हैड टू कमिट अ सुसाइड, उन्हें सुसाइड करना पड़ा बिकॉज वो लोन चुका नहीं पाए थे। सो व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड अ फार्मिंग। तो अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं फार्मर्स और फार्मिंग को लेकर। राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप। अब आप कुछ क्वेश्चंस जो है अपने ग्रुप में लिखिए एंड आस्क अ फार्मर, और उसके बाद आप किसी भी किसान से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर, कि एक साल में वो कितने तरह के क्रॉप्स को उगाते हैं, कौन सी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। देन विजिट अ फार्म नियर योर एरिया। आपके घर के आसपास कोई फार्म है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, बात कीजिए लोगों से और अपनी रिपोर्ट को तैयार कीजिए। बेसिकली आपको उनसे ये सब पूछना है कि वो किस तरह की खेती करते हैं, कब खेती करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा पानी चाहिए, किस एनवायरनमेंट में, किस सीज़न में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपनी खुद की एक रिपोर्ट बना सकते हो। एंड रीड द रिपोर्ट ऑन अ पेज 180। तो 180 पे आई टॉक अबाउट भास्कर भाई फार्म, दैट इज देहरी विलेज, गुजरात की ये बात है। एज वी एंटर्ड हिज फार्म, जैसे ही हमने उसके फार्म में एंटर किया, वी वर सरप्राइज, तो हमें बहुत ही सरप्राइज फील हुआ।
They were dead leaves. There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. तो वहाँ पर जो डेड लीव्स होते हैं, जो टूट जाती है, लीव्स गिर जाती है, या फिर जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जब आप बहुत टाइम तक फार्मिंग की केयर नहीं करते तो वहाँ पर जंगली पेड़ आ जाते हैं और हर तरफ घास ही घास. सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीम सो ड्राई. और वहाँ की जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, उनकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी, जैसे कि उन्हें बहुत टाइम से पानी ही ना मिला हो. एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट. और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कीड़े भी लग गए हो. एट प्लेसेस वी सो सम प्लांट्स विद अ कलरफुल लीव्स. वाई दीज. तो उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ प्लांट्स पे जो है वो बहुत ही कलरफुल लीव्स थे. तो ऐसा क्यों? भास्कर भाई सेट they were a cotton plants which gave him a signal when the soil became dry. तो ये कॉटन के प्लांट्स है जो कि हमें एक तरीके के सिग्नल देते हैं कि अब आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो गई है. वी वर सरप्राइज. हम लोग सरप्राइज हो गए. हाउ, कैसे? ही एक्सप्लेन दैट द रूट ऑफ द कॉटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड. कि जो कॉटन की रूट होती है, जड़ होती है, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है ग्राउंड के लिए. सो when the top layer of the soil become dry, the cotton leaves bend and become limp. और जब हम होता क्या है, जब अगर आपकी जो ज़मीन है उसके ऊपर पानी, मतलब ऊपर की लेयर में पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो बेसिकली कॉटन की लीव्स होती है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है नीचे की तरफ और वो लिम्प हो जाती है. दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ दिस फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड. और इससे उन्हें ये सिग्नल मिल जाता है कि उनके फार्म में किस एरिया के अंदर उन्हें पानी देने की अभी ज़रूरत है. सॉयल सॉफ्ट क्रम्बली. तो अब हमें जो बेसिकली मिट्टी थी वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रम्बली दिख रही थी. वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज. और यहाँ पर हमने बहुत ही लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज को देखा जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रेश कोकोनट्स थे. वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स. तो हमने सोचा कि अरे ये कुछ ना कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर्स का तो यूज़ कर ही रहा होगा. सो भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन अ फैक्ट्रीज. कि मैं बाहर से जो फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं मैं उनको नहीं लाता हूँ. His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. तो बेसिकली होता क्या है कि उसकी जो सॉइल होती है, मतलब जो मिट्टी है, वो अपने आप ही फर्टाइल हो जाती है क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ होती है वो क्या होती है, वो ज़मीन पर गिरती है, वहाँ पर वो रोट होती है, दैट मीन्स वो गलना स्टार्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है और फिर एट लास्ट वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है. तो इसके वजह से जो उनकी सॉइल है वो फर्टाइल रहती है. ही डग द सॉइल अ लिटिल. और उसके बाद वो थोड़ी सी खुदाई कर देते हैं उस सॉइल की. एंड टोल्ड अस टू लुक. और फिर कहते हैं कि आप देखिए. तो थोड़ा सा उन्होंने खुदाई की और फिर दिखाया. वी सो 1000 ऑफ अर्थवर्म. तो अंदर बहुत सारे, मतलब 1000 ऑफ अर्थवर्म, केंचुए थे. एंड दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड ही सेड. और उसने कहा कि यही मेरी मिट्टी के एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड है. द अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक अ टनल. तो ये जो अर्थवर्म होते हैं, केंचुए होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं. सो ये मिट्टी के अंदर घुसने की वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करते चले जाते हैं बिकॉज इन्हें टनल्स बनाने होते हैं, गुफा टाइप में बनानी होती है. दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजिली गेट इन टू द सॉइल. और इन्हीं की हेल्प से जो हवा है और पानी है वो सॉइल के अंदर पहुंच पाता है. द अर्थवर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स. और यही अर्थवर्म जो है, जो सूखी पत्तियां होती है और प्लांट्स होते हैं, उनको भी खाते हैं. एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल. और इनका जो ड्रॉपिंग है, दैट मीन्स जो इनका एक्सक्रीट होता है, जो इनका वी कैन से पॉटी होता है, वो फर्टिलाइज करता है सॉइल को. नाउ प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी. तो प्रवीण ने अपने अंकल के बारे में बताया जो कि सिटी में थे. हु हैज़ डग अ पिट इन हिज गार्डन. उन्होंने भी थोड़ी सी अपना गार्डन को खुदाई की. ही पुट ड्राइड लीव्स इन अ पिट. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पिट में, एक गड्ढे में सूखी पत्तियों को डाल दिया. आफ्टर दैट अलॉन्ग विद ऑल द किचन वेस्ट. और जितना भी किचन का जो वेस्ट है, चाहे वो छिलके हो आपके वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, या फिर जो भी खाना बच जाता है, वो उस गड्ढे में दबा देते हैं. ही ऑल्सो हैज़ अर्थवर्म इन द पिट. और उसके अंदर केंचुए आ जाते हैं बेसिकली. और उसके बाद वो जो वेस्ट होता है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अब कंपोस्ट क्या होता है, ये एक नेचुरल तरह का
फर्टिलाइज़र होता है ये आपको मार्केट से बाय भी नहीं करना पड़ता और ये आपके सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़ा देता है। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइज़र विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। तो उनके जो अंकल है उनको पैसे ही खर्च ही नहीं करने पड़ते फर्टिलाइज़र लाने के लिए, उनके घर में ही वो तैयार हो जाता है, मतलब गार्डन में तैयार हो जाता है। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म। और सभी बच्चों ने बेसिकली क्या किया, फार्म से कोकोनट्स ले लिए। दे वर वेरी टेस्टी। तो वो सारे जो कोकोनट्स थे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। सो दे वर रियली टेस्टी। वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग। और यहाँ पर हमने बहुत ही अलग अलग तरीके देखे हैं फार्मिंग के। बाजरा After that, what technology could have been used to cut the stem in a picture 1? कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो पिक्चर 1 है उसमें, किसको काटने के लिए, स्टेम्स को काटने के लिए। एंड वॉट डू यू थिंक इज़ डन इन द ग्राइंडर, कि ग्राइंडर के अंदर क्या हो रहा है, मतलब जो यहाँ आप फोर्थ पर देख सकते हो दिस इज़ अ ग्राइंडर। ग्राइंडर के अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है, व्हाट वेज और टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि जो 5th और 6th तक पहुँच सके, मतलब इन दोनों पिक्चर्स तक बनने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नाउ यू कैन सी दैट द डो इज़ रेडी इन अ पिक्चर 6। पिक्चर 6 में आप देख सकते हो कि अब जो आटा है वो तैयार हो गया है गूंद कर। और उसके बाद व्हेन डू यू थिंक अ सीव और अ छलनी वुड बी यूज। तो अब आप सोचिए कि छलनी जो है सारे प्रोसेस में कब यूज़ होती है। डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल। तो अब आप अपनी डिटेल पे ये लिख सकते हो कि हाउ ऑल दिस प्रोसेस विल बी गोइंग टू हैपन। द स्टेम इन अ पिक्चर 1। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिक्चर 1 की, तो जो स्टेम्स होता है उसको कट किया जाता है हार्वेस्टर का यूज़ करके। द हार्वेस्टर इज़ अ ह्यूज मशीन। जो हार्वेस्टर होता है ये बहुत ही बड़ी मशीन होती है जो कि उनका काम है ये होता है कि वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सके, जो कि बहुत बड़े लार्ज एरिया में होती है। वेयर कटिंग बाय हैंड इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपने बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में इनको बो रखा है तो आप हाथ से कटाई नहीं कर पाते, तो आप हार्वेस्टर का यूज़ कर लेते हो। द चक्की इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग। अब ये जो चक्की होती है उसका मेन काम होता है ग्राइंडिंग का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राइंड किया जा रहा है बेसिकली। तो आपने क्या किया, आपने बाजरा सीड को जो है वो आटे में कन्वर्ट किया ग्राइंडिंग चक्की की हेल्प से। एंड द मेकिंग फ्लोर, तो यहाँ से आपने उसे आटे में कन्वर्ट कर लिया। वी कैन यूज़ अ आटा नीडर, और हम आटा नीडर या फिर डो मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए ना। उसके बाद यहाँ पर आटा आ गया, तो आपने इस आटे को गूंद लिया। आप हाथ से भी गूंद सकते हो या मशीन से भी गूंद सकते हो, और फिर ये इस तरीके के आप देख सकते हो लोई में कन्वर्ट हो गया। नाउ द छलनी इज़ यूज टू सीव। अब बात थी कि छलनी का आपने कब यूज़ किया। छलनी इज़ यूज टू सीव द फ्लोर आफ्टर इट इज़ ग्राउंड इन द चक्की। सो बेसिकली आई विल टेल यू अबाउट, यहाँ पर बेसिकली थे पेड़, यहाँ से स्टेम्स को काटा गया हार्वेस्टर की हेल्प से। फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें काटी गई बेसिकली, जो यहाँ पर वी कैन से जो कॉप था तो उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया, इस पे ओखली में रखा गया और यहाँ पर इसको पीसा गया। जब यहाँ पर इसको पीसा गया तो यहाँ से जो सीड्स थे वो अलग हो गए। अब इन सीड्स को यहाँ पर जो बेसिकली ग्राइंडिंग चक्की थी, मतलब गांव में आपने देखी होगी कि चक्की होती है के ऊपर एक रखे होते हैं और उसको घुमाना पड़ता है हाथों से। तो यहाँ पर फिर ये सीड्स जब चक्की में डाले गए तो आटे में कन्वर्ट हो गए। आटे में पानी डालकर इसको बेसिकली आटा गूंद लिया गया। अब यहाँ पर ये आटा गूंद गया है, इसके बाद आप बेसिकली क्या करोगे, आप इसकी रोटी, यहाँ पर आप रोटी बेलोगे, हाथ से भी कर सकते हो या फिर आप चकले बेलन से कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ रोटी सीखी और उसके बाद यहाँ पर रोटी जो है वो हो गई है तैयार। अब ये जो सारे टास्क हुए हैं ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पर ये पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो ये आपका टास्क है, आप इस आंसर को अपने खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।